केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 12 डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के डिटर्मिनेशन के लिए हम तीन मेथड देखते हैं, एब्सोल्यूट मेथड, स्टेरिक नंबर बाय स्ट्रक्चर और थर्ड है स्टेरिक नंबर बाय फार्मूला। तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है। ये करेक्ट और एग्जैक्ट मेथड होता है जिसके लिए हमको बॉन्ड एंगल की जरूरत होती है। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स से फाइंड कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स और बॉन्ड एंगल के बीच जो रिलेशन होता है उससे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए cos थीटा इक्वल टू -1/i फार्मूला से इसको फाइंड किया जा सकता है। इसमें जो i निकल कर आता है उसको अगर sp के ऊपर i लगा दें, sp टू द पावर i या sp3d टू द पावर i अगर लगा दें तो ये हमें हाइब्रिडाइजेशन बता देता है, पर इसके लिए हमको बॉन्ड एंगल की जरूरत होती है। अब हम सेकंड देखते हैं स्टेरिक नंबर बाय स्ट्रक्चर। वो भी स्ट्रक्चर किसका, सेंट्रल एटम का। और ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। स्टेरिक नंबर बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इससे हम पता कर सकते हैं इनका जो टोटल आएगा वही स्टेरिक नंबर होगा। जैसे हम देखते हैं कि अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसका सम कितना हुआ, 4। अब हम sp और d को कॉम्बिनेशन लिख देंगे, एक s 3p और 5d, और उसके बाद एक एक को काटते जाएंगे। ये जितना कटेगा उतना ही हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो इसमें 4 कटेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्टेरिक नंबर फॉर्मूला, ये थर्ड मेथड है जिसमें हम क्या देखते हैं, बाय फार्मूला हम इसको फाइंड करना सीखेंगे। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मोस्ट यूजफुल है, बट इसे हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही मानकर चलते हैं। स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू हाफ v प्लस m माइनस c प्लस a। यहाँ v क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, और m क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम, और c क्या है, एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ कैटायनिक चार्ज, और a क्या है, एल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ एनायनिक चार्ज। ओनली वैल्यू नॉट साइन बी टेकन। और हम जानते हैं कि मोनोवैलेंट साइड एटम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ही हो सकता है। तो मैं फॉर्मूला को दोहरा दूं, SN इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। अगर हम PCl5 को देखें तो इसके पास वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के पास, प्लस इसमें 5 क्या लगे हुए हैं, मोनोवैलेंट साइड एटम। तो इसका कितना हो गया, 5 प्लस 5 10, और उसका हाफ क्या हो गया, 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। अगर हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को देखें तो बोरॉन का 3 होता है, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, हेलोजन का 7 और जीनॉन का 8। और इसी तरह अगर मेटल का भी देखें तो हम क्रोमियम का 6, मैग्नीज का 7 और आयरन का 8। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मोनोवैलेंट साइड एटम को ही लेना है। CH2O में क्या होगा कि अगर यहाँ पर कार्बन का 4 है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 साइड एटम मोनोवैलेंट है, तो 6 हो गया, और उसका हाफ 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये कहाँ पर यूज़ होगा, उससे ज़्यादा हमें ये कहाँ पर नहीं यूज़ होगा इसको ध्यान में रखना है, वरना हम हमेशा गलत कॉन्सेप्ट से गलत चीज़ निकाल लेंगे। तो ये जहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आए तो वहाँ पर, जिसे हम ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल भी कहते हैं, वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करना है। ट्रांजिशन मेटल एज अ सेंट्रल एटम हो तो वहाँ पर भी इसको यूज़ नहीं करना है। स्टेरिक नंबर अगर 7 से ज़्यादा आए फॉर्मूला से निकालने पर तब भी इसे यूज़ नहीं करना है, और सेंट्रल एटम मोर देन 1 हो तब भी इसको यूज़ नहीं करना है। और अगर ड्रेगोस मॉलिक्यूल तब भी इसको यूज़ नहीं करना है। और अगर दिया गया मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में हो तब भी इसको यूज़ नहीं करना है। अगर हम अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, VSEPR एंड NBEPR। VSEPR में क्या होता है, फुल फॉर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और NBPR का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके नाम से ही हम इसको आगे पूरा क्लियर समझ जाएंगे कि NBPER को स्टेरिक रिपल्सन थ्योरी
वॉन डेर वाल्स रिपल्सन थ्योरी या स्टेरिक क्राउडिंग भी कहते हैं। अगर VSEP को अगर समझें, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, और NBEP नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? या तो लोन पेयर होगा या बॉन्डेड पेयर होगा। बॉन्ड के बीच जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं। लेकिन VBT कहता है कि VBT कहता है इंपॉर्टेंट चीज कि उसका जो लोन पेयर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो ही नॉन बॉन्डेड पेयर होगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब कि लोन पेयर ही नॉन बॉन्डेड पेयर है, ये VBT नहीं मानता है। बॉन्ड पेयर भी नॉन बॉन्डेड पेयर हो सकता है, लेकिन MOT कहता है कि लोन पेयर ही नॉन बॉन्डेड पेयर है। अगर हम देखें कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, तो अगर हम देखें कि अगर ऑक्सीजन से दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन में दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और ऑक्सीजन जो क्लोरीन से दो बॉन्ड बनाएगा वो भी ऑक्सीजन से अटैच होगा। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे वही ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएंगे। इससे जुड़ा कौन कौन है? दो लोन पेयर है और जो दो क्लोरीन से बना हुआ बॉन्ड पेयर है, ये दोनों ही, और वो दोनों, चार हो गए। लेकिन अगर क्लोरीन में हम देखें तो उसमें तीन लोन पेयर और है और दूसरे क्लोरीन में तीन लोन पेयर और है, लेकिन इसको इसने नहीं माना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसी को कहते हैं हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है। अगर हम इस क्लोरीन की जगह मेथाइल समूह को जोड़ दें CH3 को, तो इसमें क्या पाया जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर पाया जाएगा। ये भी हम एज अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ले सकते हैं। और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच रिपल्सन पाया जाता है, इन्हीं के जो रिपल्सन है इसे ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कहते हैं। और जो सेंट्रल एटम से रिलेटेड नहीं है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अभी हमने देखा कि क्लोरीन या मेथाइल समूह का, तो उसका क्या होगा? उसमें जो प्रेजेंट लोन पेयर या फिर बॉन्डेड पेयर का रिपल्सन आएगा वही क्या कहलाएगा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। क्योंकि वेस्पर थ्योरी से हम समझ सकते हैं कि वेस्पर क्या बोलता है VSEPR को, अगर VSEPR अगर लोन पेयर रिपल्सन इंक्रीज करता है तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड में अगर रिपल्सन इंक्रीज होगा तो अपने नीचे के बॉन्डों को धक्का देगा और रिपल्सन के कारण उनके थीटा को कम कर देगा। लेकिन NBPR जस्ट इसके अपोजिट, अगर उसके नॉन बॉन्डेड पेयर में रिपल्सन बढ़ता है तो इसका थीटा इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या समझें, जो बॉन्ड एंगल हमको मिलता है वो वेस्पर के जो प्रेशर है और NBPR के दोनों के बीच के इक्विलिब्रियम होता है। दोनों जहाँ पर अपने को इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाते हैं वहीं पर ही हमारा बॉन्ड एंगल हमको मिलता है। और वेस्पर थ्योरी से हम नेचर ऑफ VSEPR बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में देखें तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, दूसरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। लेकिन लोन पेयर में भी हम जानते हैं कि स्टोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर ही रिपल्सन क्रिएट करते हैं, क्योंकि यही हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। जबकि स्टोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, ये रिपल्सन क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे कि H2S के, PS3 के, TeCl6 2- के, SBBr6 3- के, ये रिपल्सन क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन बॉन्ड पेयर क्या है? बॉन्ड पेयर भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड पेयर, मल्टीपल बॉन्ड पेयर। मल्टीपल बॉन्ड पेयर में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब ट्रेंड ऑफ रिपल्सन को हम समझें कि क्या होगा, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि लोन पेयर वर्सेस अगर बॉन्ड पेयर को देखें तो लोन पेयर क्या है? थिकर होता है, इसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो ये फुला और छोटा हुआ रहता है, छोटा रहता है। लेकिन अगर हम सिंगल बॉन्ड पेयर को देखें तो इसमें क्या होगा कि ये थिनर होगा और डिफ्यूज्ड होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर से परसेंटेज इसमें कम हो चुका है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब भी कहते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो इसमें बॉन्ड पेयर कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड पेयर होगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लोन पेयर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज अगर इनएक्टिव है तो ये तो रिपल्सन शो ही नहीं करेगा। तो कहाँ से यहाँ रिपल्सन इसमें ज़्यादा होगा? तो अगर ऐसा कुछ पूछ ले कि लोन पेयर रिपल्सन है, क्या ये हमेशा बॉन्ड पेयर या सिंगल बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा? तो नहीं, अगर ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। जैसा कि हम TeCl2- में देखते हैं, इसका लोन पेयर इनएक्टिव होता है। ड्रेगोस में देखते हैं। अब एडवांस थ्योरी ऑफ वेस्पर थ्योरी रिपल्सन को देखते हैं कि अगर ए और बी है जिसके भी सिंगल बॉन्ड पेयर है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में बटे रहेंगे, मतलब एक सेंट्रल एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और अगर हम देखें लोन पेयर है, तो लोन पेयर में तो हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। और अगर डबल बॉन्ड में भी देखें तो सेंट्रल एटम में 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंगल बॉन्ड पतला रहता है और लोन पेयर थोड़ा मोटा रहता है, और डबल बॉन्डेड पेयर भी मोटा रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे अधिक मोटा रहता है, थिकर रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डबल बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में है और लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में है। लेकिन लोन पेयर में क्या है, परसेंट एज जो है बहुत ज़्यादा अधिक रहता है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ट्रेंड ऑफ रिपल्सन क्या आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, फिर लोन पेयर में, और इसके बराबर या उससे थोड़ा ही अधिक है लोन पेयर का डबल बॉन्ड से, और उसके बाद सबसे कम जो रहेगा वो सिंगल बॉन्ड पेयर में रहेगा। अगर हम इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल देखें इस रिपल्सन के ट्रेंड का, तो क्या देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या करेंगे कि अगर ऊपर से रिपल्सन क्रिएट कर रहे हैं तो थीटा को डिक्रीज करेंगे, किसके? उसके नीचे वाले थीटा को। लेकिन साथ में ही अपने क्या बॉन्ड एंगल, जो अपने से जुड़े हुआ बॉन्ड एंगल है, उसको इंक्रीज भी करेंगे। लेकिन क्या होगा, लोन पेयर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये ओनली बॉन्ड एंगल को कम कर सकता है, क्योंकि ये जहां से जुड़ा हुआ है वहां पर तो कोई बॉन्ड एंगल ये बनाता नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं रहता है, इसको हम बॉन्ड एंगल में कंसिडर ही नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो परसेंट एस है उसके कारण ये रिपल्सन जो क्रिएट कर रहा है, इसके कारण ही बॉन्ड एंगल में डिक्रीज हो जाता है। तो ये ओनली बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है, जबकि मल्टीपल बॉन्ड एंगल डिक्रीज के साथ साथ अपने से जहां जुड़े हुए हैं वहां पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज भी करते हैं। अगर कहीं पर नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल पूछ ले और उससे फिर कॉन्सेप्ट से वो लगा कि कितने बॉन्ड ज़्यादा हैं, मतलब कितना का बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, कितना का बॉन्ड एंगल घट गया है, इसको देखने के लिए हमको सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने आना चाहिए। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, n इन ब्रैकेट n-1/2, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड एटम है। अगर यहाँ पर अगर 2 एटम से मिलकर बना है तब भी इसको कंसिडर कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। अगर 3-4 एटम से भी मिलकर बना है तो इसके जो साइड एटम है उसमें जितने भी उसके नंबर ऑफ एटम है उसको जोड़कर ही n निकाल कर इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, n इन ब्रैकेट n-1/2 से। जैसे कि IF5Cl2 है तो इसके साइड एटम 7 है, तो 7 इन ब्रैकेट 7-1/2, तो 7-6 42/2 इक्वल्स टू 21 बॉन्ड एंगल इसमें प्रेजेंट रहेंगे। फिर ध्यान देने वाली बात एक याद कर लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्सन करता है, उससे डबल बॉन्ड पेयर ज़्यादा रिपल्सन करता है, उससे ज़्यादा लोन पेयर, और उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता है, ट्रिपल बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता है। लेकिन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड पेयर और डबल बॉन्ड पेयर अपने से जहाँ जुड़े रहते हैं वहाँ पर रिपल्सन के कारण अपना बॉन्ड एंगल को इंक्रीज भी करते हैं, और जहाँ उसके नीचे जो बॉन्ड एंगल है उसको कम भी करते हैं। लेकिन लोन पेयर ओनली बॉन्ड एंगल को डिक्रीज ही करता है, और सिंगल बॉन्ड पेयर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हम इतने से कॉन्सेप्ट में आगे सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक मात्र कि
यही बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से हम सारी चीज़ निकाल नहीं सकते। अभी हमको एनबीपीआर का कॉन्सेप्ट समझना बाकी है। एनबीपीआर कैसा कॉन्सेप्ट लगाएगा, इसके लिए हम समझेंगे रूल ऑफ बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।